हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15वां कंप्लीट। जी हां, आपका एक चैप्टर और बचा है 16वां, उसको भी कंप्लीट करा के यहाँ पे पूरी पूरी बायोलॉजी आपकी ख़त्म हो जाएगा और फिर आप अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। बाकी जो बचे हुए जैसे नीट की क्लासेस आप लोग कर रहे थे तो उसको भी चला दिया जाएगा। नीट की तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यह है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जैव विविधता। जैव विविधता होता क्या है? तो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैविक और विविधता। सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजाति से है। जैव विविधता मतलब ये होता है जो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में विभिन्न प्रजाति पाई जाती है, क्योंकि जीव जंतु है तो उसमें भी कई प्रजातियां पाई जाती है और वनस्पति है तो उसमें भी कई प्रजातियां पाई जाती है और उसी को कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता के अगर स्तर देखें तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है? एक जात आनुवांशिक स्तर पर अपने विवरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। जीवों में यह आनुवंशिक विविधता उसके डीएनए के जिन्स द्वारा नियंत्रित होती है, जो हमारी आनुवंशिक विविधता होती है। दूसरी जातीय विविधता, यह भिन्नता जाति स्तर पर है। एक इकाई क्षेत्र में जात की जितने किस्में पाई जाती है उसे जातीय समृद्धता कहते हैं। तीसरा आती है पारिस्थितिकी विविधता। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन इत्यादि जितने भी होते हैं। अब आती है जैव विविधता के प्रतिरूप। तो इसके प्रतिरूप निम्नवत है। पहला, आच्छादनीय प्रवणता। जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान या न होकर असमान वितरण प्रदर्शित करती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो हमारा होता है वो हमारा होता है शीतोष्ण प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। दूसरा आता है जातीय क्षेत्र संबंध। तो कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। पृथ्वी एवं भारत की जैव विविधता। तो IUCN के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी आकलित जातियों में 70% से अधिक क्या पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं। यद्यपि भारत की भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जात विविधता 8.1% है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो यह पादप एवं जंतुओं के भूभौगोलिक वितरण से संबंधित है। भारत को निम्न 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला होता है ट्रांस हिमालय। तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमालय एवं सिक्किम भूभाग आ जाता है और यहाँ का वातावरण शीतोष्ण कहलाता है या फिर शीतोष्ण है, जिसमें सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। दूसरा हिमालय, इसके 3 प्रमुख भाग पश्चिमी, केंद्रीय यानी नेपाल एवं पूर्वी है। यहाँ का वातावरण उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण एवं पर्वतीय है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो आता है मरुस्थल। तो मरुस्थल क्या है? तो इसके अंतर्गत राजस्थान एवं गुजरात का क्षेत्र आता है। यहाँ का वातावरण गर्म होता है। चौथा आता है शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब आदि के भूभाग आते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। पांचवा पश्चिमी घाट, यह महाराष्ट्र से केरल तक का पश्चिमी किनारा है। छठवां है दक्षिणी प्रायद्वीप, यह भारत के कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42% भूभाग बनाता है।
सातवां आता है गंगा का मैदान, यह उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला है, इसका निचला भाग अत्यधिक क्या होता है, नम होता है। आठवां है समुद्री किनारे, कच्छ एवं बंगाल में दलदल की अधिकता है और यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। नौवां है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यह भारत की कुल भौगोलिक का भाग 5.3% भाग बनाता है। 10वां है द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ जैव विविधता भी अत्यधिक होती है। अगला जो आता है वो आता है जैव विविधता के हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं जो जैव जातियों की अत्यधिक परिपूर्ण होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता के हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट के पहचान के प्रमाण क्या क्या है, तो इसके निम्नवत 2 हैं। पहला है स्थानीय जातियों की संख्या, दूसरा है संकट की डिग्री। तो ज्ञात आसपास क्षेत्रों की संख्या 34 है और इन 34 में से 3 हॉट स्पॉट भारत में है जो निम्नवत है। जैसे कौन कौन से, पहला है पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट, तो यह उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है। यहाँ अनेक गहरी घाटियाँ भी है, जो यहाँ पे घाटियाँ पाई जाती बहुत ही गहरी हैं। दूसरा पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, तो ऐसे सदाहरित वन कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों में लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तीसरा है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, यह भूटान से म्यांमार तक फैला हुआ है। अब आता है जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। तो जातीय विविधता पारितंत्र की उत्पादकता, अस्थायित्व, पारिस्थितिकीय स्वस्थता के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब आता है जैव विविधता को संकट। तो पृथ्वी पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। 4CN या I14CN यानी 14CN की लाल सूची के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां लुप्त हो गई। आंकड़े के अनुसार विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर हैं। ओके, अब आपका अगला जो आता है हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है जैव विविधता की क्षति या विलुप्त के कारण। तो पृथ्वी से किसी जात का पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाना विलुप्ति कहलाता है। विलुप्ति में मानव की भूमिका क्या क्या है, तो मानव ने विलुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 10% जीव जातियां विलुप्त के कगार पे है। विलुप्ति के प्रकार कितने होते हैं, तो यह हमारे निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक विलुप्ति, दूसरी सामूहिक विलुप्ति और तीसरी एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति। तो पहली प्राकृतिक विलुप्ति क्या होती है, इसमें बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों में बेहतर अनुकूलित जातियों से विलुप्ति हो रही जातियों में धीमा प्रतिस्थापन होता है। दूसरा सामूहिक विलुप्ति, तो इसमें जीव जातियों की भारी संख्या में किसी आपदा के कारण विलुप्ति होती है। तीसरी एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति, इसमें मानव क्रियाविधियों द्वारा होने वाली विलुप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। विलुप्ति में भाग लेने वाले कारक, तो विलुप्ति में भाग लेने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो यह कारक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, आवासीय क्षति या तथा विखंडन। तो प्राकृतिक आवासों का विकास न होकर उनका विनाश जैव विविधता के लिए भयंकर संकट है, क्योंकि प्राकृतिक अगर आवासों का विकास न हो, जैसे कि अगर बात करें जंगलों का, क्योंकि ये प्राकृतिक आवास है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, यदि उसमें आग लग जाए या फिर उसकी कटाई करने लगे या फिर विनाश होने लगे तो ये बहुत बड़ा संकट है। और इसकी कुछ क्रियाएं निम्नलिखित है, जैसे कौन कौन सी है, विकासीय कार्य, वनोन्मूलन, प्रदूषण और स्वच्छता। फिर दूसरा आता है अतिदोहन। तो मानव सदैव भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो इस प्रकृति संपदा का अतिदोहन प्रारंभ हो जाता है, जैसे शिकार करना, दावानल, विदेशी जातियों का आक्रमण और सविलुप्तता इत्यादि। अब है यहाँ पे
14 CN की लाल आंकड़ा श्रेणियां। तो अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसे अब तक विश्व संरक्षण संघ कहा जाता था, ने एक लाल आंकड़ा पुस्तक का रखरखाव किया। इसके निम्न उद्देश्य थे। कौन कौन से? संकटग्रस्त जाति विविधता के महत्व एवं इसके प्रति जागृति उत्पन्न करना। दूसरा, जैव विविधता में हुई कमी की सूची तैयार करना और संकटापन्न जातियों की पहचान एवं सूची तैयार करना। चौथा, अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए सूचियां उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे संकटापन्न जातियों की अवस्था, तो 14 CN के लाल सूची के अनुसार जंतुओं की 5485 तथा पादपों की 5611 जातियां अति संवेदनशील है। 14 CN की लाल सूची के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई और लगभग 27 जातियां केवल पिछले 20 वर्षों में विलुप्त हो गई हैं। अब यहाँ पे आता है जैव विविधता अन्य जीवन का संरक्षण। तो संरक्षण का अर्थ है कि जैव मंडल के मानवीय प्रयोगों की व्यवस्था जिसमें मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ हो तथा इसको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सके। संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसके निम्नलिखित 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं तथा जीवन रक्षित तंत्र का संतुलन बनाए रखना। दूसरा, विश्व के जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के परिसर की विविधता को संरक्षित करना। तीसरा, जातियों के सतत उपयोग वास्तव में पर्यावरण जो ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय उद्योगों को सहारा देता है और के प्रति क्या होता है? सीमित होना। अब आता है यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। तो इसे विस्तृत रूप से स्वस्थानों संरक्षण तथा बहिस्थानों संरक्षण में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला, वन्य जीवन तथा स्वस्थानों संरक्षण। तो स्वस्थानों संरक्षण व अन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को अग्र प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला, राष्ट्रीय पार्क। दूसरा, अभ्यारण्य। तीसरा, जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र। चौथा, अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं। भारत में कुल 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क निम्न हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये हमारा राज्य हो गया, और प्रमुख वन्य जीव प्राणी क्या क्या रहते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव प्राणी रहते हैं? शेर, सांभर, तेंदुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे हाथी, बाघ, चीता, सांभर रहता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में, हाथी, बाघ, हिरण रहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, एक सींग वाला गेंडा और सुअर है इसमें। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, चीता, नीलगाय और सांभर इसमें है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, बाघ, चीतल और तेंदुआ इसमें ही है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसमें बाघ, चीता और हिरण उपस्थित है। दूसरा है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। भारत में लगभग 448 अभ्यारण्य है और कुछ अभ्यारण्य के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे कि रणथंभौर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, जिसमें चीता, बाघ, शेर, भालू होता है। पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है, चीता, हाथी और तेंदुआ है। और वहाँ पे हजारीबाग वन्य जीव जैसे झारखंड में है, जिसमें चीता, भालू, तेंदुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में, जिसमें शेर, सांभर और तेंदुआ है। नल यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, शेर, सांभर, तेंदुआ। नल सरोवर अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, जल पक्षी है। और यहाँ पे पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में, जिसमें बाघ, तेंदुआ और सांभर है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, हाथी, बाघ और चीता है। फिर आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रकार के क्षेत्र को प्रबंधन के आशय से निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला केंद्रकीय क्षेत्र, दूसरा प्रतिरोधक क्षेत्र और तीसरा परिचालन क्षेत्र।
केंद्रीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाता। दूसरा, प्रतिरोधक क्षेत्र, तो मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। तीसरी, परिचालन क्षेत्र, तो परिधि परिचालन क्षेत्र में अनेक प्रकार के मानव क्रियाकलापों की क्या होती है, अनुमति होती है। चौथा, अलौलिक ग्रुप्स तथा झीलें, तो ये पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधित प्रोजेक्ट, तो इसके दो प्रोजेक्ट हैं, पहला है प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा होता है प्रोजेक्ट लायन। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ में किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एवं सुंदरवन चिता अभ्यारण्य है। दूसरा प्रोजेक्ट लायन, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ को 1972 में लायन के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया था। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है तीसरा कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट। तो संरक्षित क्षेत्र केदारनाथ प्राणी विहार व शिकारी देवी प्राणी विहार इत्यादि क्या है, कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट है। बर्फीले तेंदुए, तो ये पूरा हिमालय क्षेत्र में है। प्रोजेक्ट गेंडा, इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आज को चयनित किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी, इससे संबंधित अनेक प्राणी विहार हैं। प्रोजेक्ट लंगूर, इसके लिए शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है वन्य जीवन का बहिस्थानीय संरक्षण। इस संरक्षण में संकटोपन्न पादपों तथा जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुई जैविक विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जीव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, चाहे जो भी करना पड़े। अगला यहाँ पे पॉइंट है वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं। ऐसी कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो ए है गैर सरकारी संस्थाएं, जैसे पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इसकी स्थापना बम्बई के 7 नागरिकों द्वारा 1903 ममी की गई। दूसरा भारतीय वन्य जीवन परिभक्षण सोसाइटी, तो इसकी स्थापना देहरादून में किया गया। बी है सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है, पहला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कलकत्ता में सन 1916 में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय प्राणी जात का सर्वेक्षण व अनुसंधान करना था, ठीक है ना। दूसरा है भारतीय वन्य जीवन संस्थान, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1902 में देहरादून में किया। तीसरा है भारतीय वन जीवन परिषद, तो इसकी स्थापना 1949 में केंद्रीय वन्य जीवन परिषद के नाम से परामर्शदात्री समिति के रूप में हुई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14वां जो कि कंप्लीट है, इसमें 15वां है जो कि कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आपको 16वां दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का 15 चैप्टर है और ये पूरा नोट्स है, आप बना सकते हैं। और नोट्स बाय करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 80 81 32 30 81 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स बाय कर सकते हैं। और हाँ, जो आपको पीडीएफ और फ्री वाले नोट्स होते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर सेंड कर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।